हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट और जनरेटर्स। पहले हम स्टडी कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। करंट आपको पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सर्किट। फॉर्मूला बनता है करंट का I इज इक्वल टू Q/T। ये आपको फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट चैप्टर से आपको क्लियर है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। तो हमारे पास टू टाइप के करंट अवेलेबल हैं, डीसी करंट, एसी करंट। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट आपका फर्दर फिर से टू टाइप में डिवाइड हो जाता है, स्टेडी डायरेक्ट करंट और एक वेरिएबल डायरेक्ट करंट। तो हम पहले स्टडी करते हैं डायरेक्ट करंट को, फिर हम स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग करंट को, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस करंट। तो सबसे पहले डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। डेफिनेशन आपके पास अवेलेबल है, एन इलेक्ट्रिक करंट विच ऑलवेज फ्लोज in one particular direction and whose direction does not change with time। दोबारा सुन लीजिए, एन इलेक्ट्रिक करंट विच ऑलवेज फ्लोज in one particular direction and whose direction does not change with time, that current is known as DC current। अब बारी आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी करंट। तो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है स्टेडी डायरेक्ट करंट, STEADY, स्टेडी डायरेक्ट करंट और वेरिएबल डायरेक्ट करंट। स्टेडी डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन आपके पास है, इट इज़ द करंट हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड विद टाइम। स्टेडी डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ दैट करंट whose magnitude as well as direction remain unchanged with time। और हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ से। इस ग्राफ में आपको दिख रहा है, आपको क्लियर हो रही है बात कि जो करंट की वैल्यू है वो डिफरेंट टाइम पर सेम है। यानी कि जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज़ कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्स एक्सिस पर टाइम, कि टाइम आपका इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन करंट की वैल्यू आपके पास चेंज नहीं हो रही है, वो वैल्यू आपके पास सेम है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है वेरिएबल डायरेक्ट करंट। इट इज़ द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम बट द डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम। वेरिएबल डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि करंट की वैल्यू तो चेंज होती है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम बी ग्राफ से। इस ग्राफ के अंदर करंट आपका वाई एक्सिस पर, टाइम आपका एक्स एक्सिस पर, और ये रही आपके पास करंट की डिफरेंट करंट के ग्राफ। ये करंट 1 के लिए ग्राफ है, ये करंट 2 के लिए, ये करंट 3 के लिए। इन तीनों के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है आप समझ सकते हो। सपोज करो हमने यहाँ पर टाइम के 2 पॉइंट्स ले लिए। सपोज करो ये 5 सेकंड ले लिया और ये ले लिया हमने 10 सेकंड। तो जिस भी ग्राफ पर, सपोज करो हमें बी ग्राफ पर चेक करना है, तो बी ग्राफ पर यहाँ पर देखो इस तरह से आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, और यहाँ पर आपके पास इस तरह से ये वाली वैल्यू आ जाएगी करंट की। तो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट करंट है, यानी कि टाइम के साथ साथ करंट का मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो रहा है। और स्टेडी डायरेक्ट करंट में आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता। सपोज करो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, 5 सेकंड, 10 सेकंड। तो 5 सेकंड पर भी आपकी वही वैल्यू है जो आपके पास 10 सेकंड पर है। तो ये था सब आपके पास डीसी करंट के बारे में, यानी कि डायरेक्ट करंट के बारे में। मेन यहाँ पर मैटर यही है कि डीसी करंट के अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं होती, दोनों के अंदर नहीं होती। स्टेडी डायरेक्ट करंट में नहीं होती, वेरिएबल डायरेक्ट करंट में नहीं होती। तो चेंज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। वेरिएबल नाम से पता चल रहा है कि वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है करंट का। तो वेरिएबल डायरेक्ट करंट के अंदर मैग्नीट्यूड आपका वेरी करता है, चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टेडी डायरेक्ट करंट के अंदर वो भी नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नेचर की बात करें तो यहाँ पर आप नेचर बता सकते हो, स्ट्रेट लाइन। नेचर ऑफ स्टेडी डायरेक्ट करंट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और यहाँ पर आपके पास क्या है, कर्व लाइन है। ठीक है, जैसे आप 9th क्लास में स्टडी करते थे बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है। वहाँ पर आपके पास ST ग्राफ था, यहाँ पर आपके पास IT ग्राफ है। तो ये सारा आपके पास था डायरेक्ट करंट के बारे में। अब बारी आती है AC करंट के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन आपके पास है, एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है विद टाइम एंड हुज डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि यहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन पीरियोडिकली और कंटिन्यूसली चेंज होती है, और उसका ग्राफ बनता है आपके पास इस तरह से। अब इस ग्राफ में और इस ग्राफ में जो मेन पॉइंट है वो आपको समझना है, वो क्या है। यहाँ पर जो ग्राफ था वो आपका टाइम ऑन एक्स एक्सिस, करंट ऑन वाई एक्सिस, और ये दोनों ही पार्ट क्या थे, पॉजिटिव थे। आपको सबको पता है कि इस तरह से हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर नेगेटिव है, यानी कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पर आपके पास वाई की वैल्यू सारी पॉजिटिव है और यहाँ पर वाई की वैल्यू आपके पास सारी नेगेटिव है। तो इन दोनों के अंदर जो ग्राफ की पोजीशंस थी वो कौन सी थी, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली थी। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि अगर इसको हम लेबल करें ए ओ बी, सिर्फ ए ओ बी को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के लिए देखो यहाँ पर आपका नेगेटिव करंट, यानी कि यहाँ पर आपके पास ये वाला पार्ट भी इन्वॉल्व होगा अब इसके अंदर। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट के अंदर आपको ये समझना है ये ग्राफ कैसे हैं। डीसी करंट में सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फिर सारा का सारा पार्ट पॉजिटिव है। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट के साथ साथ फोर्थ भी है, क्योंकि इसे फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड इसे थर्ड, इसे फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ भी है। ठीक है, क्लियर हो रही बात आपको यहाँ पर? अब यहाँ पर ये देखो ध्यान से, ये एक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से करंट इस तरह से अभी कहाँ पर है, अपर पार्ट पे है, अपर पार्ट में यानी कि पॉजिटिव पार्ट पे, और यहाँ से जैसे ही नीचे आता है तो ये आपके पास आ गया नेगेटिव पार्ट पे। अब जो मेन बात है, मेन बात ये है कि आपको डायरेक्शन चेंज का मतलब समझना है। करंट की डायरेक्शन चेंज का मतलब है, करंट की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब भी आपके पास करंट की डायरेक्शन इस तरह से, और वो भी ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट हो रही है, आपको दिख रही है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, और इस केस में अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, पहले पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, इस तरह से अगर चल रहा है तो वो आपका करंट बन जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। और इस केस में आप जैसे देख पा रहे हो वैल्यूज़ भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं, चेंज हो रही है ना। यहाँ पे आप किसी भी आप पॉइंट पर देख सकते हो, जैसे मान लो हम यहाँ पे T.2 पे देखें तो यहाँ पर क्या है, आपके पास वैल्यू करंट की 0 आ रही है। अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो करंट की वैल्यू आपके पास इस तरह से ग्राफ को प्रॉपरली देखते हुए समझ में आपको आ जाएगी। डेफिनेशन आपको आई थिंक क्लियर हो गई है, दोबारा देख लीजिए। एन अल्टरनेटिंग करंट whose magnitude changes continuously with time and whose direction changes periodically, periodically मतलब क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप चेंज होना स्टार्ट हो जाए, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पर दो बातें आपको डाटा वाइज समझनी है, वैल्यूज वाइज समझनी है। वो क्या है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है, वेव बन रही है आपके पास, तो इसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी ज़रूर होगी। तो इंडिया के अंदर जो एसी करंट की फ्रिक्वेंसी है वो आपको याद रखनी है हमेशा, क्या है, 50 हर्ट्ज़ है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, 50 हर्ट्ज़। ठीक है, क्लियर हो रही है आपको ये? अब फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकलता है, 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है, ये फॉर्मूला आपको 9th क्लास से पता है। तो 1 बाय सेकेंड, क्लियर है? तो आपको फ्रीक्वेंसी पता लग गया, आपको टाइम पीरियड पता लग गया। अब इस टाइम पीरियड के बेसिस पर ही आप क्या कर सकते हो, आप ये एक लाइन को समझ सकते हो, एसी चेंजेस, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है एसी चेंजेस, ये आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है वाटर मार्क ऐसे स्कैन विद कैम स्कैनर का, इसको अवॉइड करो। यहाँ पे देखो एसी चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड, ध्यान से देखो इसे, एसी चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। अब ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इसके लिए आपको ग्राफ को समझना पड़ेगा। इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में 0 से लेके T/2 तक आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, सारी की सारी पॉजिटिव आ रही है, और T/2 के बाद इसने क्या किया, नेगेटिव रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। और T के बाद यानी कि इसके डबल होने के बाद 0 से T/2, T/2 से T का मतलब क्या है, उसका हाफ हो गया, मतलब डबल हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि T/2, ठीक है, T/2 टाइम के बाद जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर हम T/2 रखेंगे, और T की वैल्यू हमारे पास क्या है, T की वैल्यू हमारे पास है 1/50, तो 1/50 और ये 2 आपके पास यहाँ पर, और ये आपके पास क्या आ गया 1/100
सेकंड आ गया, यानी कि AC करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। तो आपको अल्टरनेटिंग करंट और DC करंट के बारे में आपको सब कुछ पता लग चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम्स में ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये 2 क्वेश्चन आपके पास हैं, डिफरेंस बिटवीन AC करंट एंड DC करंट, और आपके पास एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC। ये 2 क्वेश्चन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। वैसे इसके अपोजिट हम डिसएडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC भी प्रिपेयर करेंगे, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी AC करंट और DC करंट में डिफरेंस। तो डिफरेंस में जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो उसकी डेफिनेशन ही बन जाता है। तो यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन वे में कह लो, या फिर जो इसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस कंटिन्यूसली विद टाइम एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस पीरियोडिकली। ये डेफिनेशन बन गई आपके पास अल्टरनेटिंग करंट की, और फर्स्ट पॉइंट भी बन जाता है। यहाँ पर आपके पास है डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू आउट रिमेन अनचेंज्ड और सेम दो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट में चेंज विद टाइम। यहाँ पर आपके पास क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, और वो कौन सा बन जाएगा, वेरिएबल डायरेक्ट करंट बन जाएगा। और अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो स्टेडी डायरेक्ट करंट बन जाएगा। यहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज हो रही है, यानी कि एक आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज हो रही है। दूसरा पॉइंट बन जाएगा इन दोनों के ग्राफ। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, ये आपको समझाया जा चुका है, और ये आपके पास क्या है, DC करंट के ग्राफ है। अगर हम बात करते हैं A कर्व की, सिर्फ A कर्व की, तो बन जाता है स्टेडी डायरेक्ट करंट का, और अगर हम बात करते हैं B, C और D कर्व की, तो बन जाता है वेरिएबल डायरेक्ट करंट का ग्राफ। तीसरा पॉइंट यहाँ पर, इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज़ 50 हर्ट्स एंड द करंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। अब जो DC करंट है, DC करंट के लिए फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि वेव ही नहीं बनती। जब वेव नहीं बनती फ्रीक्वेंसी कहाँ से बनेगी, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है DC की वो क्या हो जाती है, आपके पास 0 हो जाती है, और ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट आ गया। तो इस तरह से आपके पास अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के डिफरेंस आ गए हैं। डिफरेंस कह सकते हैं और इनके पॉइंट्स भी कह सकते हैं, या इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। तो इंडिया में हाउस होल्ड्स के अंदर जो AC करंट है वो आपका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कई बार वो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हाउस होल्ड के अंदर, जो डोमेस्टिक के अंदर यूज़ करते हैं हम करंट, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताओ, तो आप ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ बताओगे। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC। तो एडवांटेजेस के 3 पॉइंट हैं हमारे पास, ABC। आप इसे ध्यान से देख लेना, इसके पीछे थोड़ा इसका वाटर मार्क आ गया, मैं बोल रहा हूँ, इसको आप देख लेना। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ AC ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर हमें एक पॉइंट से B पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक पावर को सप्लाई करना है, तो जो AC है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि AC के अंदर जो पावर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट वो बहुत कम होता है। DC के अंदर पावर लॉस ज़्यादा होता है। B पॉइंट, AC कैन जनरेटेड एट लोअर कॉस्ट बिकॉज AC जनरेटर्स आर ईजियर टू ऑपरेट एंड मेंटेन एंड स्टडी। तो AC करंट के लिए यहाँ पर आपको इस एक पॉइंट जो है अगले टॉपिक के लिए क्लियर हो रहा है, कि जो AC करंट है वो AC जनरेटर के साथ प्रोड्यूस किया जाता है। उसके अपोजिट जो DC करंट होगा वो DC जनरेटर प्रोड्यूस करेंगे। तो जो AC जनरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको ऑपरेट करना इजी है, उनको मेंटेन करना इजी है, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा मेंटेनेंस वो नहीं मांगता। C पॉइंट, वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी रिक्वायर्ड है AC कैन बी चेंज टू DC। जब भी रिक्वायर्ड आपको है तो AC करंट को हम DC के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास है एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC। इसका अपोजिट यानी डिसएडवांटेज ऑफ AC ओवर DC हम देख लेते हैं, वो हम सिर्फ 2 ही पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पर। वो पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, AC इज़ मोर डेंजरस देन DC एज इट अट्रैक्ट्स ए पर्सन टूवर्ड्स इट। AC जो है वो ज़्यादा डेंजरस है DC से, क्योंकि वो पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। वेयर एज DC रिपेल, जो DC है वो रिपेल करता है।
AC gives a serious shock to a person as compared to DC। जो AC करंट है वो ज़्यादा सीरियस शॉक देता है किसी पर्सन को। अब बारी आती है दूसरा पॉइंट, AC कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलिटिक पर्पसेस। AC cannot be used for electroplating or electrotyping and other such electrolytic processes. In such cases, DC has to be used। इस तरह के प्रोसेस के अंदर जो DC करंट है वो आपका यूज़ होता है। तो इसके साथ आपका जो AC और DC करंट का पार्ट है वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। आपने इन्हें ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। और जब क्वेश्चन बनता है तो उसी तरह से उसे आपने लिखना होता है। अगर आप उससे अलग तरीके से लिखोगे तो आपने वही पॉइंट वहाँ पर लिखने होते हैं। उससे अलग लिखोगे तो गलत हो जाएंगे। यानी कि AC के अंदर AC के पॉइंट लिखने हैं, DC के अंदर DC के पॉइंट लिखने हैं, और बच्चे मैक्सिमम टाइम उन्हें गलत कर देते हैं। तो अब शुरू होता है इस वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे, ये समझेंगे कि करंट प्रोड्यूस कैसे होता है। तो करंट प्रोड्यूस होता है आपका जनरेटर से, ठीक है। और यहाँ पर ये बात थोड़ी सी गलत भी हो जाती है, क्योंकि जनरेटर उसे प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जनरेटर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो प्रोड्यूस नहीं करते, पैदा नहीं करते हैं, सिर्फ चेंज करते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो पहले हम स्टडी करेंगे AC जनरेटर को। अब AC जनरेटर की प्रॉपर्टी क्या होगी, इट प्रोड्यूस AC करंट, ठीक है। ध्यान से देखो, ये आपके पास डेफिनेशन है, फर्स्ट पार्ट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ जनरेटर और डेफिनेशन ऑफ जनरेटर, तो आपने फर्स्ट लाइन देनी है, AC जनरेटर कन्वर्ट या जनरेटर कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये डेफिनेशन है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल में आपको ये वाली लाइन लिखनी है। बच्चे यहाँ पर डेफिनेशन में और प्रिंसिपल में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो डेफिनेशन अगर आती है कि व्हाट इज जनरेटर, तो आप लिखोगे जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन अगर आपसे पूछता है इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल आप लिखोगे सेकंड लाइन। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो काफ़ी हद तक मोटर के प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो ध्यान से देखो, मोटर में क्या था, आर्मेचर था ना आपका वहाँ पर। तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक आर्मेचर है, यानी कि एक कॉइल है। यहाँ पर कॉइल का मतलब वो आर्मेचर ही है, जो इस तरह से बनती है आपके पास, ABCD बनती है ना, इस तरह से आर्मेचर बनती है, यानी कि कॉइल। वेन एवर ए क्लोज सर्किट दैट इज ए कॉइल, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजेस एंड इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड। समझ में आ गया आपको जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है। कि प्रिंसिपल जनरेटर के अंदर एक आर्मेचर है, यानी कि एक कॉइल है, और जैसे ही वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज फील करेगी, यानी कि उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज होगी, तो वो क्या करेगी आपको, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगी, यानी कि करंट को प्रोड्यूस करेगी, यानी कि इंड्यूस करेगी करंट को। ये क्वेश्चन आपके पास सेकंड इस बार आया हुआ है। इस बार जो 10th के पेपर थे उसमें एक सेट में ये क्वेश्चन था कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस या इंड्यूस करंट। तो उसका आंसर आपको वहाँ पर ये देना था, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वेन एवर ए कॉइल फील experiences magnet change in magnetic field lines and induced current is produced in that coil। उसके बाद आपके पास आता है कंस्ट्रक्शन पार्ट। इन कंस्ट्रक्शन पार्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास सीधा 3 पॉइंट आ सकते हैं कि इसमें से 3 पॉइंट, और जो 3 पॉइंट आते हैं वो मैक्सिमम ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ आते हैं। इन 3 पॉइंट्स को आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा या बताना होगा, ठीक है। तो आर्मेचर, ये कंस्ट्रक्शन का पॉइंट क्वेश्चन इस तरह से भी आता है। तो सबसे पहले आर्मेचर आपके पास ABCD है। Armature ABCD, also called coil, consists of a large number of turns of insulated copper wire wound over a soft iron core. It revolves around an axle between the two poles of a strong magnet। इसका मैं आपको एक बार हल्का सा आइडिया दे देता हूँ आपको, कि ये रहा आपके पास एक तरह से जनरेटर का डायग्राम। ये आपके पास है मोटर की तरह स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यह किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ पोल को। N रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल को, और S रिप्रेजेंट करता है आपका साउथ पोल को। यहाँ पर ये आपको रिंग की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, आपके रिंग्स बन जाएंगे। तो ये है रिंग 1, ये है रिंग 2, एक रिंग दूसरा रिंग। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक रिंग दूसरे रिंग के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। उसके साथ जो ये इस तरह से लगा हुआ है आपके पास, ये देखो स्ट्रिप की फॉर्म में लगा हुआ है, इनको बोलते हैं ब्रशेस। रिंग R1 के साथ जो ब्रश लगा हुआ उसको नाम दे देंगे B1, और रिंग R2 के साथ जो लगा हुआ उसे नाम दे देंगे B2। अब ये B2 जो
वायर है ये गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ से जुड़ जाएगी, और ये वाला जो आपके पास ब्रश है B1 ये आपका इस साइड से गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर आपका एक रेसिस्टेंस लगा रखा है, आप लगाते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी लगाते हो तो भी इससे कुछ मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, तो ये आपका एक ढांचा है, एक डायग्राम है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर का। तो ये दूसरा क्यों बना, आपको इलेक्ट्रिक मोटर का अगर वीडियो लेक्चर याद है तो आपको पता है कि हमने क्या करना है, इसको हाफ रोटेट करना है, यानी कि 180 डिग्री से रोटेट करना है, और 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा, वो इस डायग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो डायग्राम क्यों बनाए हुए आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से एक बार कंस्ट्रक्शन पार्ट को देख लेते हैं। आर्मेचर हमारा क्लियर है। सेकंड हमारे पास है फील्ड मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड बी को हम रिप्रेजेंट बी यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। द मैग्नेटिक फील्ड बी इज सप्लाइड बाय ए परमानेंट मैग्नेट इन ए स्मॉल डायनामो। डायनामो मीन्स एक तरह से मैग्नेटो, ठीक है, जनरेटर भी बोल देते हैं इसको, एंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट इन केस ऑफ बिग कमर्शियल डायनामो, यूजुअली है जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर के अंदर हम डायनामो वर्ड यूज़ कर देते हैं, और अगर छोटे हैं आपके पास हैं तो उसके लिए हम स्मॉल डायनामो वर्ड यूज़ कर देते हैं। द पोल्स ऑफ मैग्नेट आर शोन इन नॉर्थ एंड साउथ। जो मैग्नेट के हमें पोल ही शो करने हैं, प्रॉपर मैग्नेट को बना के दिखाने की जरूरत नहीं है आपको कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे यहाँ पर आपको एक बुक में दिखाया गया है, तो बिल्कुल सिंपल ऐसे बॉक्स बना के उसमें नॉर्थ और साउथ लिख दो, टीचर को क्लियर हो जाएगा कि आपने ये मैग्नेट ही शो किया है। प्रॉपर जो इसकी ज्योमेट्री होती है ना, बहुत टिपिकल होती है, वो आपको बनानी भी नहीं है, हमें सिर्फ एक बेसिक सा आइडिया क्लियर करना है। ठीक है, तो फील्ड मैग्नेट आपका क्लियर हो गया। फील्ड मैग्नेट मीन्स एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करना है आर्मेचर के दोनों साइड। फिर आती है स्लिप रिंग R1 R2। इनको स्लिप रिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रिंग्स जो है रोटेट कर सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका ब्रश पार्ट है, तो ब्रश पार्ट पे हमने ये रिंग लगी हुई है, तो ये जो रिंग है ये रोटेट, स्लिप कर सकती हैं। और ये कितनी थी हमारे पास, दो थी, तो इसलिए दो स्लिप रिंग को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, R1 एंड R2। R2 होलो मेटेलिक रिंग्स हेल्ड एट डिफरेंट हाइट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, R1 R2 डिफरेंट हाइट पे हैं, लेकिन एक दूसरे के नीचे हैं। ठीक है, बिल्कुल। द एंड डी, यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ध्यान से देखना। द एंड डी ऑफ द आर्मेचर coil is connected to ring R1. The end C of the coil is passed through R1 without touching it and connect to R2. यहाँ पर आपको ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट की दो लाइन है ये समझनी बहुत ज़रूरी है। दोबारा देखो, द एंड ऑफ डी ऑफ द आर्मेचर कॉइल इज़ कनेक्टेड टू रिंग R1। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो ये रहा हमारे पास डी आर्मेचर का, देखो ABCD। तो जो डी एंड है कॉयल का वो रिंग R1 से जुड़ेगा। देखो ध्यान से, यहाँ से आया इस तरह से, फिर नीचे इस तरह से, और ये R1 के साथ अटैच हो गया आपका। ठीक है, पहले वाला इजी था, दूसरा वाला समझना है, थोड़ा ध्यान से देख के। द एंड C ऑफ द कॉयल इज पास थ्रू R1, passed through R1 without touching it and is connected to ring R2। अब देखो यहाँ पे देखो C कहाँ पर है, C हमारा ये रहा, तो C पॉइंट ये रहा हमारा। अब ये C पॉइंट जो है R1 के थ्रू जाएगा, देखो ध्यान से, R1 के थ्रू जा रहा है और R1 से टच नहीं करेगा, और नीचे आने के बाद ये किससे जुड़ जाएगा, रिंग R2 से जुड़ेगा। यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपने समझना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इस डायग्राम को इस तरह से बना देते हैं। सपोज करो जो ऊपर अपर वाला पार्ट है वो बनाने की जरूरत नहीं है, जो डी पार्ट है, यहाँ देखो यहाँ पे हमारा डी आया था, यहाँ पे हमारा सी आया था, वो डी को क्या करते हैं इस तरह से ऐसे जोड़ देते हैं, और सी को इस तरह से ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये वाली चीज़ आपने नहीं करनी है। आपने क्या ध्यान देना है, आपने ध्यान ये देना है कि अगर आपके पास ये डी है और ये सी है, तो ये दोनों R1 रिंग से जाएंगे। बस फ़र्क क्या होगा, डी R1 से जुड़ जाएगा इस तरह से, और जो आपके पास सी पार्ट है वो R1 में से होता हुआ, R1 के अंदर से होता हुआ आएगा और रिंग R2 से जुड़ जाएगा। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टीचर वहाँ पर ये देखेगा और देखते ही काटा मार देगा। आपने इस तरह से बनाना है।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दीज रिंग्स रोटेट विद द रोटेशन ऑफ आर्मेचर। जो रिंग्स होंगी आपके पास R1 R2, वो जब आर्मेचर रोटेट करेगा तो वो रिंग्स भी आपकी रोटेट करेंगी। आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब बारी आती है ब्रशेज़ की। ब्रशेज़ और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पता है कि जो B1 है R1 से जुड़ता है, B1 R1 से जुड़ता है और B2 R2 से जुड़ता है। तो B1 एंड B2 आर फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स और कार्बन रोड्स। ये क्या हो सकती हैं? मेटल की प्लेट भी हो सकती हैं और कार्बन की रोड भी हो सकती हैं। दीज आर कॉल्ड ब्रशेज और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। B1 इज इन कॉन्टैक्ट कॉन्स्टेंट टच विद R1, B2 इज इन कॉन्स्टेंट टच विद R2। जो आपको ये बताइए, B1 R1 से जुड़ा हुआ है, B2 R2 से जुड़ा हुआ है। इट इज़ विद द हेल्प ऑफ दीज ब्रशेज that the induced current is passed on from the armature and the rings to the external circuit containing a resistance and a galvanometer। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज़ आपके पास आ गया ब्रशेज़ का। ब्रशेज़ क्या करता है? ब्रशेज़ आपका क्या करता है, ये करंट को रिंग्स के थ्रू और अपने आप यानी कि ब्रशेज़ के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट तक पहुँचाता है। सपोज करो आपके पास ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये डायग्राम है। तो इसमें ब्रश का क्या रोल है? मेन बात ये आ गई। तो ब्रश का रोल ये है कि ये जो करंट यहाँ पर आर्मेचर के अंदर प्रोड्यूस होगा और रिंग R1 के अंदर आएगा, उस करंट को ये अपने में से पास करेगा और एक्सटर्नल सर्किट के अंदर अवेलेबल कराएगा। यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट होता है वो इस डॉटेड लाइन से नीचे वाला सारा पार्ट क्या होता है, या फिर अगर हम इस बात की बात करें, ये जो पार्ट होता है मेन यहाँ पर, ये होता है आपका एक्सटर्नल सर्किट। क्योंकि यहाँ पर जो एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसकी जगह हम एक बल्ब भी लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बल्ब लगाएंगे तो क्या होगा, बल्ब आपका ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, समझ में? तो ब्रश क्या करता है, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है आर्मेचर के अंदर, उसे रिंग से और अपने आप से पास होने के बाद एक्सटर्नल सर्किट तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पर आपका इसका जो पार्ट है, यानी कि जो इसका पर्पज़ है, वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आपने याद रखना है कि जो ब्रशेज़ होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। ब्रशेज़ मूव नहीं करते। मूव क्या करते हैं? मूव तो रिंग्स करते हैं। ठीक है, ब्रशेज़ जो हैं वो स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, लेकिन रिंग्स उसके ऊपर रोटेट कर सकता है। रिंग्स रोटेट करते हैं, ब्रशेज़ रोटेट नहीं करते। आपने ये बात ध्यान रखनी है। और जो ब्रशेज़ होते हैं वो रिंग्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं हमेशा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इस पेज का पूरे का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके सीधा क्वेश्चन में आने वाली हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने नोट्स के अंदर आप प्रिपेयर कर लेना। अब बारी आती है सीधा वर्किंग ऑफ ए जनरेटर। तो वर्किंग ऑफ जनरेटर बिल्कुल वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की तरह ही है। वर्किंग पार्ट जो आपके पास है वो मोटर के जैसा ही है। बस वहाँ पर पॉइंट क्या था, वहाँ पर पॉइंट ये था कि करंट था और मैग्नेटिक फील्ड था और वहाँ पर फोर्स जनरेट हो रही थी और उसी फोर्स को हम यूज़ कर रहे थे अपने काम के लिए, अपने पर्पज़ के लिए। वो पर्पज़ कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास फोर्स है। यहाँ पर करंट नहीं है, करंट आप प्रोड्यूस करोगे और इनकी हेल्प से करंट प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा वो आपने ध्यान देना है। तो वर्किंग पार्ट के अंदर फिर से वही बात, दो डायग्राम है, दो वर्किंग पार्ट बनेगा इसका, ए और बी। तो पहले हम जो इसका दोनों का कॉमन है वो देख लेते हैं। द वर्किंग ऑफ AC जनरेटर इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर दिस, ए एंड बी। 4.18 को आप काट देना, 4.88 का मतलब नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना। वर्किंग ऑफ AC जनरेटर इज़ क्लियर फ्रॉम डायग्राम ए एंड बी। एज द आर्मेचर रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस शोन बाय डॉटेड लाइन। देखो यहाँ पर क्या है, ये आपके पास आर्मेचर है ABCD, ABCD आपके पास आर्मेचर है और हम इसे डॉटेड लाइन के अक्रॉस रोटेट कर रहे हैं। डॉटेड लाइन के अक्रॉस रोटेट करने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, क्योंकि क्लॉक, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसे रोटेट करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो ये आर्म AD है, ये आर्म आपकी नीचे की तरफ जाएगी और ये आर्म आपकी ऊपर की तरफ आएगी। आपने इस बात का ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है, जैसे मान लो आपके पास ये एक आर्मेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज करो ये आपके पास एक आर्मेचर है, इसमें ये A, ये B, ये C और ये D को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो रही बात आपको? तो
अब हम क्या कर रहे हैं, इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो ये वाला पार्ट है ये इनवर्ड जाएगा और ये वाला पार्ट आपका आउटवर्ड आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखो, इस तरह से गया ना, ये देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट जो AD है वो इनवर्ड इस तरह से, और ये वाला पार्ट आपका BC पार्ट यानी कि आउटवर्ड ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये बात यहाँ से आपको क्लियर हो रही है। लेट अस सपोज दैट आर्मेचर ABCD इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज सो दैट आर्म AD मूव्स इनवर्ड एंड BC मूव्स आउटवर्ड। क्लियर होगी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यूज़ करना है। तो जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड था बिल्कुल वैसे ही आपके पास क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड है। बस आपने ये उसकी डेफिनेशन में यूज़ किया था वर्ड स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप यूज़ करोगे ऑफ योर राइट हैंड। उसके बाद इस तरह से आपको उसको स्ट्रेच करना है अपने फिंगर्स को, यानी फर्स्ट फिंगर सेंटर फिंगर और थंब को स्ट्रेच करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट फिंगर गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब आपको क्या करना है, इस पूरे आर्मेचर के लिए किसी भी पॉइंट पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस पॉइंट पर उसे अप्लाई करना, इस पॉइंट पर आप अप्लाई करना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इस पॉइंट पर जब हम फ्लेमिंग राइट हैंड को रूल को यूज़ करेंगे तो प्रॉपर वे में ध्यान से देख के देखना। जैसे यहाँ पर ये है, ये वाला पार्ट यानी कि BC जो पार्ट है वो क्या हुआ था, वो मूव करा था आउटवर्ड, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन क्या आपके पास आउटवर्ड, यानी कि जैसे आपके पास इस तरह से थंब मेरा आ रहा है ना, इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है, करंट की डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, और करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला एरो बन गया आपके पास करंट के लिए। तो करंट यहाँ पर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, अपवर्ड। तो अपवर्ड करंट जा रहा है C टू B, तो फिर B से A, फिर A से आ गया D पर। क्लियर पता क्वेश्चन में, A से आ गया आपके पास D पर। अब D से क्या होगा, ध्यान से देखो, D से करंट आपका यहाँ से आया लेफ़्ट टू राइट, फिर नीचे आएगा। अब यहाँ पर ये किससे जुड़ा हुआ है, जो D पार्ट है किससे जुड़ा हुआ है, D पार्ट जुड़ा हुआ है रिंग 1 से। तो करंट कहाँ पर आ जाएगा, रिंग 1 के अंदर आ जाएगा। अब रिंग 1 से क्या जुड़ा हुआ है, रिंग 1 से जुड़ा हुआ है आपका ब्रश B1, तो B1 से जुड़ गया। अब B1 से करंट आएगा और आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी टूवर्ड्स राइट, यानी कि यहाँ पर हाफ रोटेशन पर करंट की डायरेक्शन आपके पास क्या आ गई है, करंट की डायरेक्शन आपके पास आ गई है लेफ्ट टू राइट। आफ्टर हाफ रोटेशन करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या आ गई है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। Applying Fleming right hand rule, we find that induced current in the armature in the circuit as shown in figure A, due to which G यानी कि गैल्वेनोमीटर shows deflection towards right। जो G आपका कहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा, राइट साइड पे करेगा। अब राइट साइड के बाद होगा क्या, ये जो BC पार्ट है वो AD की जगह आ जाएगा और AD जो पार्ट है वो BC की जगह आ जाएगा। बस मेन बात ये है। क्लियर होगी बात आपको। फिर से हम क्या करेंगे, इस पे अपना जो फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया है वही अप्लाई करेंगे और फिर से क्या होगा, करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने से हमें पता लगेगा कि चेंज क्या हुआ। तो इस तरह से आपको इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब बारी आती है इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट का मतलब क्या है, जब ये आर्मेचर आपका 180 डिग्री से रोटेट हो जाता है। ठीक है। तो BC पार्ट AD की जगह आ गया और AD पार्ट आपका BC की जगह। इसके बाद जो सबसे मेन बात आपकी यहाँ रहेगी, समझने वाली बात क्या है, ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर, यहाँ पर जो BC पार्ट है ये रिंग R2 से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। उसी तरह से अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप ये डायग्राम दोबारा बनाओगे तो उस केस में जो ये BC वाला पार्ट है ये किससे जुड़ेगा, रिंग R2 से जुड़ेगा। और इसलिए इस केस में क्या होगा, ये विदाउट टचिंग R1 पास हो जाएगा R1 से और R2 से इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली जो डिफरेंस यहाँ पर आया है वो क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट, ठीक है, डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये जो BC वाली लाइन है ये वाली, ये R2 से जुड़ी हुई है, ये कहाँ पर है, राइट साइड में है। अब ये वाली लाइन जो है यहाँ पर इस डायग्राम में कहाँ पर आएगी,
लेफ्ट साइड में आएगी। और यहाँ पर जो ये AD वाली लाइन R1 से रिंग से जुड़ी हुई है, जो A डायग्राम के अंदर लेफ्ट साइड में है, अब वो कहाँ चली जाएगी, आपके राइट साइड में चली जाएगी। तो डायग्राम के अंदर इस पार्ट में मेजर चेंज है, और ये मेजर चेंज आपको ध्यान में रखना है। बाकी पार्ट बिल्कुल सिंपल है। उसमें अब क्या होगा, थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। आफ्टर द आर्मेचर हैज़ टर्न थ्रू 180 डिग्री, जब आर्मेचर आपका 180 डिग्री से रोटेट हो जाता है, तो इट ऑक्यूपाइज द पोजीशन शोन इन द फिगर बी। 4.18 को काट सकते हो, फिगर बी वाली पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, ये फिगर बी आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। बाकी सारा सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है, आर्मेचर का BC पार्ट AD की जगह आ गया, AD पार्ट BC की जगह चला गया, और रिंग के अंदर यहाँ पर एक जो पासिंग लाइन है राइट साइड में थी, वो पासिंग लाइन कहाँ चली गई आपके पास, लेफ्ट साइड में चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि BC पार्ट ने अब AD की जगह ले ली है। ठीक है, इस तरह से पास होते हैं, क्योंकि BC जो है वो रिंग R2 से जुड़ी हुई है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट करेगा, लेकिन अगर ध्यान से बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। विद द आर्मेचर रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करना है। तो क्या होगा, पहले BC जो पार्ट है वो आउटवर्ड आया था, और अब जो BC पार्ट है वो इनवर्ड जाएगा। ठीक है, और AD पार्ट इनवर्ड था, वो अब आपका पार्ट आउटवर्ड आएगा। ठीक है, तो विद द आर्मेचर रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, BC मूव्स इनवर्ड एंड AD मूव्स आउटवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। Thus again applying Fleming right hand rule we find the direction of induced current। हम क्या करेंगे, दोबारा से इसी पॉइंट पर राइट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे इस तरह से, और फिर से आपके पास मोशन आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ यानी लेफ्ट टू राइट, और ये है डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड। तो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट आपके पास आ गई है, अपवर्ड जाएगी, फिर यहाँ से लेफ़्ट साइड, फिर ये डाउन। अब डाउन आने के बाद जब C पॉइंट से करंट आपका पास कर रहा है, अब ध्यान से देखना, जब C पॉइंट से करंट पास कर रहा है तो वो अब नीचे आएगा, डाउन आएगा। अब कहाँ जाएगा, आप समझ सकते हो, रिंग R1 में नहीं जाएगा। जैसे यहाँ गया था, यहाँ पे रिंग R1 में गया था क्योंकि ये R1 से कनेक्ट था, लेकिन अब जो BC वाला पार्ट है वो R2 से कनेक्ट है, तो वो R1 के थ्रू करंट पास होगा होते होते R1 के थ्रू आ गया, R1 के अंदर आ गया। R1 से B2, ब्रश B2 में करंट चला जाएगा, और B2 से करंट होता हुआ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट टू लेफ़्ट की सिचुएशन आ गई है। राइट टू लेफ़्ट, यहाँ पर क्या था, लेफ़्ट टू राइट था, और यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट की कंडीशन आ गई। और इसीलिए गैल्वेनोमीटर जो आपकी डिफ्लेक्शन शो करेगा वो कहाँ करेगा, टूवर्ड्स लेफ़्ट, टूवर्ड्स लेफ़्ट। और यहाँ पर क्या था, टूवर्ड्स राइट था। यानी कि हाफ रोटेशन पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इस पूरे सेटअप को बोलते हैं AC जनरेटर। AC जनरेटर, क्योंकि करंट जो है आफ्टर हाफ रोटेशन डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका समझना। वो किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट रिंग लगे हुए हैं, स्प्लिट रिंग नहीं, यहाँ पे लगे हुए हैं आपके स्लिप रिंग। यहाँ पर आपके क्या यूज़ हो रहे हैं, स्लिप रिंग यूज़ हो रहे हैं, यानी फुल रिंग यूज़ हो रहे हैं, उनकी हाइट डिफरेंट है। क्लियर होगी बात ये। अब thus we see that the direction of induced current changes in external circuit after every half revolution of the armature, after the armature has turned through an angle of 180 degree from its initial position. Hence the induced current is alternating in nature। फर्स्ट पार्ट में लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। सेकेंड हाफ में राइट टू लेफ़्ट जा रहा है। इसको अगर डायग्राम से शो करेंगे तो डायग्राम आपके पास यही बनने वाला है, इस तरह से अल्टरनेटिंग का डायग्राम। थोड़ा गलत हो गया, लेकिन चलो देख लेना उसको। अब बारी आती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट। और अगर इंक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तब आपने सारे के सारे पॉइंट ऐसे ही मेंशन करने हैं। और अगर सिर्फ आता है कि हाउ इफ डिपेंड, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दोगे। हर पॉइंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द आर्मेचर। आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे आर्मेचर के अंदर तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ भी आपका, इंड्यूस करंट भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ आर्मेचर, जितना आप एरिया इंक्रीज करोगे, एरिया में जैसे इस तरह से आपके पास ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, निकाल सकते हैं ये। अब इसके कंपैरिजन में ये इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो इसी तरह से एरिया इंक्रीज करने से भी इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट आपके पास इंक्रीज कर जाएगा। थर्ड पॉइंट इज इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर, जितनी ज़्यादा स्पीड से आप रोटेट करोगे उतना ही ज़्यादा करंट आपका प्रोड्यूस होगा। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जितना पावरफुल आप यूज़ करोगे, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड यानी जो परमानेंट मैग्नेट आप जितना ज़्यादा पावरफुल यूज़ करोगे उतना ही पावरफुल करंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारा था आपके पास एसी करंट, एसी जनरेटर के बारे में। एसी करंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, एसी जनरेटर के बारे में आपने इस पार्ट में स्टडी कर लिया। अब बारी आती है डीसी करंट। जो डीसी करंट और यू कैन से डीसी जनरेटर जो है वो बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको एसी वाला पार्ट, एसी जनरेटर वाला पार्ट आपको क्लियर हो चुका है। क्यों? क्योंकि एसी और डीसी में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और आपका कंप्लीट एसी वाला पार्ट कंप्लीट डीसी जनरेटर वाले पार्ट में चेंज हो जाएगा। अब वो चेंज क्या है, अब वो चेंज आपने ध्यान रखना है कि इन डीसी जनरेटर यहाँ पे लिखा भी है कहीं ना कहीं, वी यूज स्प्लिटरिंग इंस्टेड ऑफ स्लिप रिंग। तो आप स्लिप रिंग आप समझ चुके हो, स्लिप रिंग क्या होते हैं, फुल रिंग्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो एक R1 ऊपर लग गया था, एक R2 नीचे लग गया था, ये थे आपके पास स्लिप रिंग। अब बारी आती है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ही रिंग को दो हिस्सों में से ब्रेक कर देते हैं इस तरह से। ये आपके पास है आपके स्प्लिट रिंग, और सारा का सारा पार्ट आपका एसी जनरेटर की तरह ही बिल्कुल कंप्लीट कॉपी होने वाला है। तो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ए डीसी जनरेटर इज द सेम एज दैट ऑफ एसी जनरेटर, एक्सेप्ट दैट in place of slip ring as sliding contact we have a split ring or a commutator। ठीक है, in a split ring R1 R2 are the two halves of the same ring। एक ही रिंग के दो हाफ होते हैं, इसको दो हिस्सों में हम ब्रेक कर देते हैं, बीच में से ब्रेक करके। द एंड ऑफ आर्मेचर आर कनेक्टेड टू दीज रिंग्स एंड दीज रिंग्स रोटेट विद द आर्मेचर। सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है, और ये बन जाएंगे आपके इसके पास डायग्राम। डायग्राम में भी आप देख रहे हो 90% से भी ज़्यादा सेम है। देखो ऊपर वाला सारा पार्ट सेम है, मैग्नेट सेम, आर्मेचर सेम, ABCD। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका डिफरेंस आया। क्या डिफरेंस है, वहाँ पर आपके पास कंप्लीट दो रिंग्स थे R1 R2, यहाँ पर एक ही रिंग को ब्रेक करके हमने R1 R2 अलग कर दिए। ये रहा आपका R1, ये रहा आपका R2। ब्रश एज यूजुअल R1 के साथ B1, R2 के साथ B2। इनका फंक्शन क्या था, इनका फंक्शन था करंट को पास करना थ्रू टू एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट मीन्स गैल्वेनोमीटर की जगह अगर आप बल्ब लगा देते हो तो ये बल्ब आपका क्या हो जाएगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब बारी आती है ये समझना कि सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करने से आपका एसी जनरेटर डीसी में कैसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिर्फ आपको ये बात समझनी है। तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, सीधा करंट की प्रोडक्शन यहाँ पे समझेंगे कि करंट को प्रोड्यूस कैसे हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, अगेन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे आप यहाँ पर। और रूल को लगाने पर जैसे आपने पहले पार्ट में करंट को अपवर्ड शो किया था, वैसे ही करंट यहाँ पर अपवर्ड शो होगा। करंट यहाँ पर अपवर्ड शो हुआ, लेफ्ट चला गया, डाउन, फिर राइट। अब ये कहाँ पर आ गया, रिंग R1 के अंदर आ गया। रिंग R1 से B1 ब्रश में आ गया, B1 ब्रश से होता हुआ, रेसिस्टेंस से होता हुआ गैल्वेनोमीटर में गया, लेफ्ट टू राइट। ये बात क्लियर है आपको, ये बिल्कुल कॉपी है जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में करी थी। अब हुआ क्या, हाफ रोटेशन के बाद BC कहाँ जाएगा, AD की जगह, और AD कहाँ चला जाएगा, BC की जगह। वो रहा यहाँ पर, देखो हो गया ना, ये BC पार्ट था, राइट में था पहले, अब लेफ्ट में आ गया। AD पार्ट लेफ्ट में था, राइट में आ गया। क्लियर है, बात समझ आ गया। इसके साथ होगा क्या, जो आपका रिंग, क्योंकि BC जो है किस BD है, किससे जुड़ा हुआ है, BD जुड़ा हुआ था आपका R2 से, तो यहाँ पर R2 आ जाएगा,
और यहाँ पर R1। ये बुक के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ था। इस पार्ट में थोड़ा सा आपको चेंज करना है। ये C को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये D को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेबलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। तो जैसे कि आपको पता है BC किससे जुड़ा हुआ था, R2 से, यहाँ पर R2। AD किससे जुड़ा हुआ था, R1 से, तो ये R1 रिंग से। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फिर से करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होने के बाद अपवर्ड, अपवर्ड से लेफ्ट, लेफ्ट से डाउन, डाउन से राइट। अब राइट में आने के बाद ये जब डाउन आता है तो ये कहाँ जा रहा है, रिंग R2 में जा रहा है। और R2 से क्या कनेक्ट है, आपका B1 ब्रश कनेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो करंट है अगेन वो B1 के अंदर ही जाएगा, और B1 के अंदर अगर जाएगा तो इस रूट को फॉलो करता हुआ फिर से लेफ़्ट टू राइट ही गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन शो हो रही है। इसका मतलब फर्स्ट हाफ में भी करंट आपका स्ट्रेट था, मतलब कि एक ही जिस डायरेक्शन में था, सेकेंड हाफ में भी करंट उसी डायरेक्शन में। जैसे कि अगर मान लो सपोज करो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन आपके पास क्या है, लेफ़्ट टू राइट ही है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपने स्लिप रिंग को रिप्लेस करके स्प्लिट रिंग यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन सेम आ रही है। और करंट की डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या है, DC करंट, यानी करंट जो करंट का डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करंट की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये था आपके पास DC जनरेटर। तो आज हमने स्टडी किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट, और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटर्स, AC करंट के लिए AC जनरेटर, DC करंट के लिए DC जनरेटर। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आज का वीडियो लेक्चर, और अगर कोई डाउट होता है तो आप दोबारा वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।